गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ विजेंद्र कुमार, आप सबको पता ही होगा। चलिए भाई, थोड़ा कल से आगे बढ़ाते हैं हम। कल हमने आप सभी को पता है कहाँ पर छुड़वाया था। 4 प्रकार के बल बता रहे थे हम। पहली बात यह है कि हमने आपको बल बताया था कौन कौन सा। पहला नाभिकीय बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा वांडरवॉल बल, चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम बात करें कि सभी स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, बलों से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे ये समझने की कि बल क्या होता है। बल एक ऐसा बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। क्या कह रहा हूँ मैं कि बल एक ऐसा बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या करता है मेरे भाई, परिवर्तन करता है। किसी वस्तु की स्थिति में, गति में क्या करता है, परिवर्तन करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। अब हम यहाँ पर 4 प्रकार के बल आपको पढ़ाएंगे। पहला है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। अब देखिए दोस्तों, नाभिकीय बल क्या होता है। ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल होता है नाभिकीय बल। ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ताकतवर कोई बल है तो वो है नाभिकीय बल, यानी कि सबसे प्रबलतम बल होता है। सबसे प्रबलतम बल होता है, ठीक है। ये लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि ये अधिक दूरी पर नहीं लगता है, ये अल्प दूरी पर लगता है, छोटी दूरी पर लगता है। तो ये अल्प दूरी पर ही इसका भाई लगता है, अल्प दूरी पर लगता है। अब कितनी दूरी पर लगता है दोस्तों, देखिए 10⁻⁻15 मीटर दूरी पर ये लगता है। पहला नाभिकीय बल सबसे प्रबलतम बल होता है ब्रह्मांड का। अगर किसी बात करें ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल कौन सा है, तो वो नाभिकीय बल है। दूसरा अल्प दूरी पर लगता है, और कितनी दूरी पर लगता है, 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर ये लगता है दोस्तों। अगर 10⁻⁻15 मीटर की दूरी की बात करें, यानी जीरो के बाद में, पॉइंट के बाद में 14 जीरो लगा दीजिए, डॉट 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 डॉट, उसके बाद 1 लिख दीजिए। इतनी कम दूरी पर ही ये लगता है नाभिकीय बल। नेक्स्ट बल की बात करते हैं हम। देखिए इन सभी के आगे जा कर के एक चैप्टर है, पूरे के पूरे चैप्टर हैं। अभी हम आपको केवल इनका एक ब्यौरा बता रहे हैं, एक जानकारी दे रहे हैं। आगे जा कर के जब चैप्टर आएगा तो वहाँ पर आपको अन्य चीज़ें भी इसके साथ साथ देखने को मिलती रहेंगी दोस्तों, ठीक है। तो आप ठहराव के साथ चीज़ों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। पहला नाभिकीय बल कंप्लीट करा दिए। दूसरा आ गया यहाँ पर चुंबकीय बल। यह ब्रह्मांड का दूसरा सबसे प्रबलतम बल है। दूसरा सबसे प्रबलतम बल है। साथ साथ बच्चा लिखता रहे भाई इसको। दूसरा सबसे प्रबलतम बल है। मध्यम दूरी पर लगता है। कितनी दूरी पर? मध्यम दूरी पर लगता है। मध्यम दूरी पर। और कहाँ लगता है भाई? ये आवेशों के बीच में लगता है। आवेश के बीच में लगता है, चुंबक के बीच में लगता है। कहाँ लगता है? चुंबक के बीच में लगता है। ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। 2 कंप्लीट। तीसरा क्या होता है? वांडरवॉल बल। कौन सा आता है इसमें? तीसरे में आता है वांडरवॉल बल। तीसरा आता है वांडरवॉल बल। ब्रह्मांड का तीसरा प्रबलतम बल है। ब्रह्मांड का तीसरा प्रबलतम बल, ठीक है भाई। ब्रह्मांड का तीसरा प्रबलतम बल है। देखिए इसकी एक ही हम आपको बताते हैं कि जो बल नाभिकीय बल नहीं है, चुंबकीय बल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, वो हो ना हो, वो एक ही बचता है। कौन सा? वांडरवॉल बल बच जाता है।
तो नाभिकीय बल की पहचान हमने आपको बता दी, यानी कि अल्प दूरी पर लगता है। कितनी दूरी पर लगता है? अल्प दूरी पर लगता है, 10⁻⁻15 मीटर पर लगता है। और चुंबकीय बल आवेशों के मध्य में लगता है, मध्यम दूरी की बात करता है। लेकिन वांडर वॉल, अगर जो अल्प दूरी नहीं है, चुंबकीय बल नहीं है, वो होना हो वांडर वॉल बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़ करके भाई। नेक्स्ट आता है क्योंकि बहुत सारे बल वांडर वॉल बल के अंदर आते हैं, वो हम आगे देख लेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल का मान मैंने आपसे कल पूछा था 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? जल्दी से फटाफट बताइए। हमने जी, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह ब्रह्मांड का सबसे कमज़ोर बल है। यह ब्रह्मांड का सबसे कमज़ोर बल है। सबसे, अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे कमज़ोर बल कौन सा है ब्रह्मांड का, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है मेरे दोस्तों। ठीक है, सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आप एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। सबसे प्रबलतम बल कौन सा है? नाभिकीय बल। दूसरा, सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम न्यूटन की गति के नियम। आगे बढ़ते हैं बल के आगे। न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम। मुख्यतः न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। कितने नियम हैं न्यूटन की गति के? 3 नियम हैं। 3 नियम। पहला नियम की बात करेंगे। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम बात करता है विराम अवस्था की। विराम अवस्था यानी कि इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जड़त्व का नियम। किसका नियम भाई? जड़त्व का नियम। किसके नाम से भी जानते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को किसके नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम, यानी कि जकड़ा हुआ। जड़त्व से हमें समझ में आ रहा है यानी कि जकड़ा हुआ, यानी कोई वस्तु, देखिए अब इसकी परिभाषा समझिए क्या कह रहा है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, पहला। अब एग्जाम्पल से समझते हैं आखिरकार इसके एग्जाम्पल हैं क्या दोस्तों। देखिए होता क्या है कि अगर आप जैसे अब बस में हैं, कहाँ पर हैं? बस में बैठे हैं या खड़े हैं, तो जब बस अचानक से आगे की ओर चल दे, तो आप पीछे की ओर ढकाव महसूस करते हैं। बस को अचानक से चलने पर आप पीछे की ओर क्या करते हैं? झुकाव महसूस करते हैं, गिरा हुआ महसूस करते हैं। तो जब, क्योंकि आपका जो बॉडी थी, ऊपर की जो बॉडी है, आपकी जो ऊपर की बॉडी है भाई, आपकी जो ऊपर की बॉडी है वो किस अवस्था में है? वो विराम अवस्था में है। किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। और ये जो नीचे की बॉडी है ये उसके साथ मोशन अवस्था में है। किस अवस्था में है? मोशन अवस्था में है। तो ये जब बॉडी विराम अवस्था में है और ये मोशन अवस्था में है, तो मोशन अवस्था आगे चला जाएगा और ये जो विराम अवस्था में है वो पीछे खिंचा हुआ रह जाएगा भाई, पीछे धक्का महसूस होगा इस चीज़ पर। तो उसी को हम बोलते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम। क्या बोलते हैं? न्यूटन की गति का पहला नियम। दूसरी बात अगर और बात करें, दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, कंबल। क्या है? कंबल है या कोई भी कपड़ा का टुकड़ा। जैसे कंबल है,
बहुत पुरानी सालों से कंबल आपके घर में रखा हुआ है। कल्पना करिए आपको ऐसा कोई पूरे घर में कोई ऐसा कंबल मिलता है जो कि गंदगी से भरा हुआ है, उसमें धूल के कण काफ़ी जमे हुए हैं। तो उस कंबल को लेके आइए, घर में ना झाड़ें, बाहर लेके आइए भाई, बाहर निकाल के लेके आइए और बाहर निकाल के कंबल को पकड़ना और पकड़ने के बाद उसको झट से उसे खींच देना। तो खींचने के बाद उस कंबल में जो पार्टिकल्स होंगे, धूल के जो कण होंगे, तो जो धूल के कण होते हैं उस खींचने के कारण वो कंबल तो पीछे आ जाता है, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, वो वहीं विराम अवस्था में हैं, तो वो विराम अवस्था में ही रह जाते हैं। यानी कि ऐसे हम कपड़े को झाड़ते हैं, जाहिर सी बात है आप बोलते हो घर में कि कपड़ा गंदा हो गया है, इसको थोड़ा हिला के साफ़ कर लेते हैं। तो हिला के साफ़ करने का क्या मतलब है कि अगर उसमें कोई मिट्टी के कण है, कोई रेत के कण उसमें अंदर चले गए हैं, तो आप क्या करते हो, उसे झाड़ते हो। तो जो रेत का कण उसमें होता है वो विराम अवस्था में होता है, और आप उसे क्या कर देते हो, एक संग मोशन दे देते हो। क्या कर देते हो, मोशन देते हो। मोशन देने से आपका कंबल आपके साथ आ जाता है और धूल के कण वहीं रह जाते हैं। धूल के कण कहाँ रह जाते हैं भाई, वहीं पर रह जाते हैं। तो ये तो है विराम अवस्था का दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 भाई, जैसे कोई पेड़ है, क्या, जैसे कोई पेड़ है, ये एक आप पेड़ मान लीजिए, और इस पेड़ पर कुछ भी आम लटक रहे हैं। क्या है, आम लटक रहे हैं, आम लटक रहे हैं, आम का पेड़ मान के चल लेते हैं, और इस पर आम लटक रहे हैं। आपने क्या किया कि जिस टहनी पर आम लटके हुए हैं, जिस पेड़ की टहनी पर आम लटके हुए हैं, आपने उस टहनी को पकड़ा और पकड़ के तेज़ी से हिलाया। आपने उस टहनी को क्या करा भाई, तेज़ी से मोशन दिया। तो जो अब आपने तो उस टहनी को मोशन दिया है, अब जो उस पर आम का फल लगा हुआ है वो तो विराम अवस्था में था, तो आपने तो मोशन टहनी को दिया, लेकिन जो आम था वो किस अवस्था में था, विराम अवस्था में था। विराम अवस्था में होने के कारण टहनी तो मोशन के साथ आगे चली गई, लेकिन आम जो था वो वहीं का वहीं रह गया और वो टूट के नीचे गिर गया। कहाँ गिर गया भाई, टूट के नीचे गिर गया। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसे पृथ्वी ने खींच लिया अपने पास, वो गिर गया भाई। ठीक है, तो मतलब पेड़ से अचानक किसी भी वस्तु का गिरना, यानी कि आम का गिरना, वो भी आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट और बात करते हैं। जैसे कोई खिड़की है, क्या है, कोई खिड़की है। फोर्थ एग्जाम्पल नंबर 4, कोई खिड़की है, अब कांच की खिड़की है। वो किसकी खिड़की है भाई, कांच की खिड़की है। आप कल्पना करिए एक आपके घर में कांच की कोई दीवार है, क्या है, दीवार है। आपने उसमें एक गोली को दागा, किसको दागा भाई, गोली को दागा। तो जो बंदूक की जो गोली है वो उस खिड़की में छेद करते हुए निकल जाएगी, उस कांच में से छेद करते हुए निकल जाएगी। स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो उसमें से तेज़ी से निकल जाएगी भाई। कांच को तोड़ेगी नहीं, कांच में दरारें नहीं लाएगी, वो क्या करेगी, सीधा उसमें छेद करती हुई निकल जाएगी। लेकिन ऐसा ही कार्य जब आप पत्थर के साथ करते हैं कि आपने किसी पत्थर उठाया और किसी ऐसे व्यक्ति के घर में मार दिया जहां आप अपनी जलन को बुझाना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं भाई, जलन बुझाना चाह रहे हैं, और आपने उसके घर में मार दिया। तो उसका जो 5000 का कांच था, आपने तो उसको मार के फेंक दिया, उसका वो टूट गया, भरपाई आपसे कर लेगा भाई, वो दिक्कत ना लें। लेकिन आपको हम क्या समझा रहे हैं कि जैसे ही आप कोई पत्थर मारोगे तो पत्थर से वहाँ पर दरारें पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी, दरारें पड़ेंगी, लेकिन मोशन अधिक होने के कारण बंदूक की गोली सीधे निकल जाएगी। ओके, अब डाल लीजिए गति का सेकंड नियम, यानी कि न्यूटन की गति का सेकंड नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर को न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को, किसके परिवर्तन की दर हो भैया, संवेग परिवर्तन की दर को न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं।
संवेग परिवर्तन की दर को न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं भाई। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने उठाया, कोई क्रिकेटर है, कोई क्रिकेटर क्या कर रहा है भाई, कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट खेल रहा है और वो अचानक से कैच को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब जब कैच को पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं। अब कैच को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, अब कैच को पकड़ेगा कैसे, बात को समझिए। देखिए हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, फोर्स का क्या होता है, F = ma। जहाँ पर द्रव्यमान तो है, क्या है, द्रव्यमान तो है, लेकिन A यानी कि त्वरण, वहाँ पर त्वरण 0 है, क्या है, त्वरण 0 है। त्वरण 0 होने का मतलब ये कि जैसे ही कोई बॉल मेरे हाथों में आई तो मैंने उसे कोई त्वरण नहीं दिया, यानी कि वो तो एक मोशन के साथ आई और मैंने अपने हाथों को ऐसे ही रखा, तो हो सकता है वो मेरी हथेली पर घाव करके निकल जाए, बॉल मेरी हथेली को, मेरे हाथ को चोट पहुंचा करके, टप्पा खा करके चली जाए भाई। लेकिन अगर मैं उसे उसकी गति के साथ कुछ त्वरण दे देता हूँ, कुछ हल्का सा मूवमेंट दे देता हूँ, तो वो आसानी से मैं उस कैच को पकड़ सकता हूँ भाई। क्या कर सकता हूँ, आसानी से कैच को पकड़ सकता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 2, कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि क्रिकेटर कैच के किस नियम के आधार पर पकड़ता है, तो गति के द्वितीय नियम के आधार पर उसे पकड़ा जाता है। ठीक है, गति के द्वितीय नियम के आधार पर उसे पकड़ा जाता है। नंबर नेक्स्ट भी है इसमें, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, सॉकर। क्या है, सॉकर। देखिए भाई, सॉकर होता क्या है जनरली कि आपने ये सॉकर बना लिए, क्या बना लिया, ये सॉकर है, मान के चल लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब ये किसी गाड़ी पे लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है, किसी गाड़ी में लगा हुआ है। अब कोई फोर्स यहाँ से आया और अचानक से सॉकर पर पड़ा, तो सॉकर का काम ही होता है कि संवेग परिवर्तन, मतलब बल का परिवर्तन करेगा कि यहाँ अगर कोई बल इसे अधिक मात्रा में लगा है तो और नीचे जाएगा, कम मात्रा में लगेगा, कैसा लगेगा, कम मात्रा में, और नीचे जाएगा तो और कम मात्रा में, और नीचे जाएगा तो और कम मात्रा में, अनंत में जा कर के वो बल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, शून्य हो जाएगा। तो सॉकर का क्या काम होता है कि संवेग परिवर्तन करता है, बल का परिवर्तन करता है कि जैसे ही बल आया तो उसे टुकड़ों में, टुकड़ों में तोड़ करके एक बार लास्ट में जा कर के वो उसे शून्य कर देता है। क्या कर देता है, शून्य कर देता है। तो वो कहलाता है एग्जाम्पल नंबर 2 गति का द्वितीय नियम, संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर कहलाता है। एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, सॉकर का हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए और बात करते हैं नेक्स्ट, न्यूटन की गति का थर्ड नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स नियम क्या है मेरे भाई। देखिए यहाँ इसे हम बोलते हैं शब्द को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि अगर आपने कोई क्रिया करी है तो उसके साथ आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। क्या न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर आप कोई क्रिया कर रहे हैं तो उसकी प्रतिक्रिया आपको जरूर मिलेगी। जैसे दोस्तों भाई, अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी आप क्रिया कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको भविष्य में कोई प्रतिक्रिया मिले। प्रतिक्रिया मतलब कि ऐसी प्रतिक्रिया जो आपके फ्यूचर को बदल दे, आपकी ज़िंदगी को बदल दे, आने वाली आपकी जो पीढ़ियां हैं वो अच्छे से पूरी ज़िंदगी को समझ सकें कि लाइफ कैसी जी जाती है। तो आपको किसी न किसी व्यक्ति को तो एक बार मेहनत करनी पड़ती है
कई लोगों की लाइफ को सुधारने के लिए किसी एक को आगे आना पड़ता है। तो कोशिश करें कि अगर आप ही हैं तो मेहनत करें भाई। अगर आप क्रिया करेंगे तो न्यूटन का नियम भी कहता है, फिजिक्स भी कहती है, अगर आप सही से क्रिया करेंगे तो सही से आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। ये बात गौर से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए भाई। न्यूटन का थर्ड नियम क्या है, कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहला, कुएं, जैसे कुआं होता है कोई, क्या होता है, कुआं होता है। अब कुएं से हम क्या करते हैं, रस्सी खींचते हैं। अब कोई मान के चलिए गांव में कोई पहले औरतें होती थीं, गांव की पहले की औरतें होती थी कि क्या करती थी, जैसे ही वो कुएं से पानी भरने जाती थी तो कुएं से पानी भर रही हैं, पानी भरते समय अगर रस्सी जो होती थी खींच रही हैं, अब खींचने के साथ साथ रस्सी अचानक से टूट गई, रस्सी अचानक से क्या हो गई, टूट गई। तो जो उन्होंने जो रस्सी पर बल दे रहे थे तो वो क्रिया कर रही थी, यानी कि वो उसको पानी को खींच रही थी, उनको अचानक से प्रतिक्रिया हुई, टूट गई। तो प्रतिक्रिया हुई कि बल के साथ वो पीछे गिर गई। कहाँ गिर गई, पीछे की साइड में गिर गई। तो ये एक प्रतिक्रिया है। क्या है मेरे भाई, प्रतिक्रिया है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अगर ये मेरा हाथ है, ये मेरा क्या है, ये मेरा हाथ है, और इस हाथ का मैंने कोशिश किया कि मैंने इसे हल्के से इसमें मारा तो मुझे हल्का सा इसमें दर्द होगा। मैंने इसे और तेज़ी से मारा दीवार में तो मुझे थोड़ा और तेज़ होगा। मैंने ज़्यादा तेज़ी से मारा तो थोड़ा और तेज़ होगा। अब मैंने बहुत तेज़ी से मार दिया तो हाथ भी टूट जाएगा। फिर दोस्तों सब कुछ हो सकता है, घाव लग सकता है, खून निकल सकता है, सारी बातें हो सकती हैं। आपको पता है, अगर किसी को नहीं पता है तो भैया करके देख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यानी कि कहने का मतलब ये निकल रहा है, अगर मैंने दीवार में घूसे को मारा तो घूसे यानी कि जितनी तेज़ी से मारूंगा उतनी ही मुझे प्रतिक्रिया मिलेगी। जितनी तेज़ी से मैंने दीवार में कोई कार्य किया, जितना बल मैंने दीवार में दिया उतनी ही बल मुझे दीवार मुझे दे रही है, उसकी प्रतिक्रिया कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाव, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नाव से कूदते समय, नाव से कूदते समय आपने गौर करा होगा, कभी भी आप अगर समुद्र के इलाका में गए हों, समुद्र के इलाका में या फिर कहीं भी आप कभी जीवन में नाव में बैठे हों तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप नाव से उतरते हैं तो नाव से जैसे ही आप उतरेंगे और एक कदम आगे बढ़ाएंगे, जो पीछे वाला कदम है उसको आगे बढ़ाएंगे। एक सेकंड दोस्तों, हाँ, तो जो पीछे वाला कदम है उसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो नाव एक पीछे की तरफ पीछे की तरफ क्या करेगी भाई, ढलती महसूस होगी, पीछे की तरफ बैक जाती हुई आपको दिखाई देगी। यानी कि उसमें हुआ क्या कि आप जब उतरे तो आगे की साइड गई, लेकिन पीछे वो क्या हुआ, उसका बैक होना स्टार्ट हुआ। यानी कि क्रिया आपने आगे करी लेकिन प्रतिक्रिया आपको पीछे दिखाई दी। बात समझ में आ रही है, क्रिया आपने आगे करी लेकिन प्रतिक्रिया आपको पीछे दिखाई दे रही है। कहाँ दिखाई दे रही है, पीछे दिखाई दे रही है। तो नाव से कूदते समय नाव का पीछे जाना भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत आता है दोस्तों। पहला, कुएं से बाल्टी भरते समय अगर कोई माता पीछे की तरफ गिरती है तो वो न्यूटन का थर्ड लॉ है। नंबर सेकंड, नाव से कूदते समय अगर कोई नाव पीछे जाती है तो वो न्यूटन का थर्ड लॉ है। मैंने घूसा जितनी तेज़ी से दीवार में मारूंगा उतनी तेज़ी से मेरे हाथ में लगेगी, यानी कि जितना बल मैं दीवार को दूंगा उतना ही बल वो दीवार मुझे देगी। तो ये भी एक क्रिया प्रतिक्रिया का क्या है, यानी कि जितना बल मैंने दीवार को दिया उतना ही बल दीवार ने मुझे वापस दिया। ये भी एक क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है दोस्तों। ठीक है, तो आज हमने कितनी बातें कंप्लीट कर दी, कितनी बातें कंप्लीट कर दी दोस्तों। पहला हमने पढ़ा दिया आपको बल क्या होता है, एक ऐसा बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन करता है या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। चार प्रकार के पढ़ा दिए, नाभिकीय पढ़ा दिया, दूसरा चुंबकीय पढ़ा दिया, नंबर थर्ड वान डर वाल बल पढ़ा दिया, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा दिया, ठीक है, ये चार प्रकार के बल पढ़ा दिए। उसके बाद में हमने आज आपको कवर करा दिया न्यूटन के गति
के नियम। देखिए भाई, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन लिखें और मैं नेक्स्ट वीडियो में उनकी कमेंट का पूरा भाई सॉल्यूशन दूंगा, इस बात की गारंटी है। जो भी बच्चा मुझे कमेंट के माध्यम से एक कमेंट का सॉल्यूशन मिलेगा, आपको कमेंट का सॉल्यूशन देगा, सर जी मुझे ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में उसे पूरा क्लैरिफाई करके आपको दूंगा भाई कि आपकी क्या चीज़ समझ में नहीं आई, वो आप मुझे बता दीजिए। ऐसे हम आशा करते हैं कि हमने जितनी डिटेल में बताया है उतना डिटेल में आपकी समझ में एक चीज़ आ चुकी होगी कि क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं। पहला, न्यूटन का गति का नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, यानी जड़त्व का नियम। अगर कोई वस्तु कहीं पर बैठी हुई है, क्या है, बैठी हुई है, जैसे मान के चल लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं, अचानक से कहीं बैठे बैठे कहीं कुछ भी कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मान के चल लीजिए अब सिगरेट पी रहे हैं आप, पिताजी आ रहे हैं पीछे से, लेकिन आप आगे की तरफ से मुंह करके सिगरेट पी रहे हैं, तो जैसे ही आपकी नज़र पिताजी पर पड़ेगी, क्या पड़ेगी भाई, पिताजी पर पड़ेगी, तो वहाँ से आप भागना स्टार्ट कर देंगे। तो वो भी एक बल है, क्या है, वो भी एक बल है कि आपने पिता का बल वहाँ पर काम कर रहा है। पहले आप जड़त्व में बैठे थे, कहाँ बैठे थे, अब विराम अवस्था में बैठे थे, लेकिन जैसे ही पिता का बल वहाँ पहुँचा आपने वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया मेरे दोस्तों। ठीक है, बचपन में होता था ये कहानी, जैसे हम छोटे छोटे थे, सभी लोग छोटे छोटे होते हैं तब ये करते थे। कोई अंचे खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उस टाइम पर बड़ा दिक्कतें होती थी भाई सबको, कि मम्मी ने देख लिया, पापा ने देख लिया, तो कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। पहला नियम क्या था, जड़त्व का नियम। दूसरा, संवेग परिवर्तन की दर को, इसमें क्या क्या आता था, सॉकर, इसमें संवेग परिवर्तन में आता था, क्रिकेटर संवेग परिवर्तन में आता था तो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, न्यूटन का थर्ड लॉ, नेक्स्ट की अगर बात करें तो न्यूटन का थर्ड लॉ, आपको पता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वो भी हमने आपको पढ़ा दिया है दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी की समझ में अच्छी तरह से आया होगा। और देखिए भाई, आप अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें भाई, कि पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दें, आप फोकस करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आपके कल नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्यूशन उसका रख दूंगा आपके सामने, क्या चीज़ आपकी समझ में नहीं आई। ठीक है, आशा यही करेंगे आपको सारी बातें हम अच्छे से समझा पाए होंगे। क्लियर, ओके जी, गुड नाइट दोस्तों।